गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं राजकुमार, क्लास 10। आज हम सोशल स्टडी में हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर द नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद के बारे में कुछ टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। टुडे आज का टॉपिक है द साल्ट मार्च, यानी कि नमक यात्रा के बारे में, एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। लेकिन इसकी चर्चा करने से पहले हमारे जो 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, मैं थोड़ा सा आपको उनके बारे में बताना चाहूंगा। हमारा फर्स्ट वीडियो अपलोड हुआ था सत्याग्रह को लेकर। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह क्या था, यानी कि जिसमें अगर हमारी लड़ाई अनजस्टिस यानी कि अन्याय के खिलाफ हो तो हमें किसी तरह के फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है, हम हिंसात्मक तरीके से ऑपरेशन यानी कि दमनकारियों का विरोध कर सकते हैं। गांधी जी ने कहां इस आंदोलन को चलाया। साउथ अफ्रीका में शुरुआत की, फिर यहाँ पर बिहार के चंपारण जिले में, गुजरात के खेड़ा जिले में और अहमदाबाद के मिल वर्करों के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। उसके पश्चात हमने हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा कि किस तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, किस तरह रोल एक्ट को लागू किया गया और इन सब से दुखी होकर गांधी जी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाना पड़ा, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने 1921 में की। फिर हमने पढ़ा कि 1921 में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था, किस तरह वो विद्यार्थियों के अंदर फैला, किस तरह वो क्या कहते हैं शहरों में यानी कि सिटीज में फैला। मिडिल क्लास के वर्ग जिनमें प्रोफेशनल लॉयर विद्यार्थी वगैरह आते थे, एजुकेटेड पर्सन आते थे, उन्होंने इसमें किस तरह पार्टिसिपेट किया। फिर हम इसमें हमने देखा कि किस तरह ये धीरे धीरे गाँव में फैलना शुरू हुआ। अवध के किसानों ने इस आंदोलन का स्वराज का मतलब क्या था अवध के किसानों के लिए, हमने इसे पढ़ना शुरू किया। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह यह आदिवासी लोगों के अंदर फैला, किस तरह सीताराम लेरू राजू जो आदिवासियों का लीडर था उसके अकॉर्डिंग किस तरह उसने इस आंदोलन को लिया। किसान अवध किसान सभा की स्थापना की गई नेहरू जी द्वारा, बाबा रामचंद्र द्वारा और कुछ अन्य लोगों के द्वारा। फिर हमने पढ़ा किस तरह यह प्लांटेशन वर्कर्स यानी कि बगानों के व्यक्ति, बगानों में जो काम करने वाले मजदूर थे, उनके बीच में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। लेकिन जब ये आंदोलन अपने पूरे चरण पर था, तभी गोरखपुर के अंदर चोरी चोरा नामक स्थान पर किसानों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें कुछ पुलिस कर्मी भी जलकर राख हो गए। इस घटना से नाराज होकर 1922 में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। शायद अब गांधी जी को लगता था कि हमें एक ऐसे आंदोलन की जरूरत है, एक आंदोलन को वर्ल्ड वाइड यानी कि एक पूरे व्यापक रूप से चलाने की जरूरत है। इसके लिए वो एक सिंबल ढूंढ रहे थे, कोई एक ऐसा सिंबल मिल जाए जिसके थ्रू वो पूरे देश के लोगों को एक साथ जोड़ सके। एक साथ जोड़ने के लिए उन्हें साल्ट मार्च, साल्ट यानी कि नमक एक ऐसी वस्तु दिखाई दी जिसे अमीर और गरीब दोनों के लिए असेंशियल थिंग्स यानी कि जरूरी वस्तु माना गया था। इसलिए गांधी जी ने साल्ट मार्च यानी कि नमक यात्रा या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाने का निर्णय लिया। तो अब शुरुआत करते हैं द साल्ट मार्च की, यानी कि हमारी नमक यात्रा के बारे में, एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ये कहता है, हमारी इसकी शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी फाउंड ए साल्ट। महात्मा गांधी ने पाया कि साल्ट जो है एक पावरफुल, एक शक्तिशाली सिंबल बन सकता है जो यूनाइट यानी कि एकता के सूत्र में बांध सकता है सारे इंडिया, पूरे भारत को। अटैक 31 जनवरी 1930 31 जनवरी 1930 को उन्होंने एक लेटर लिखा, सेंट ए लेटर, एक लेटर भेजा। किसके पास? उस समय का वायसराय था लॉर्ड इरविन। ओके, उस समय का हमारा वायसराय था लॉर्ड इरविन। वायसराय जिसका नाम था लॉर्ड इरविन सेंट ए लेटर 11 डिमांड्स। ये कहता है कि महात्मा गांधी ने 31 जनवरी 1930 को एक लेटर भेजा उस समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड इरविन के पास, और उसमें महात्मा गांधी ने अपनी 11 डिमांड्स की, 11 मांगे रखनी शुरू की।
सम ऑफ दीज डिमांड, इनमें से कुछ डिमांड्स थी कॉमन इंटरेस्ट यानी कि सब लोगों के इंटरेस्ट यानी कि हितों के लिए, जबकि कुछ डिमांड्स दी गई थी किसके लिए, फार्मर्स किसानों के लिए, और कुछ डिमांड इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योगपतियों के लिए भी इसमें रखी गई थी। लेकिन इसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट डिमांड थी वो डिमांड थी साल्ट टैक्स को लेकर यानी कि नमक कानून को लेकर। क्यों, ऐसा क्यों था? क्योंकि जो था वो सबसे क्या थी, एब्लोइज माने खत्म कर दिया जाए क्या, सोल्ट टैक्स यानी कि नमक कर को। ऐसा क्यों था? आपके पास एक क्वेश्चन पुट हो सकता है कि गांधी जी ने नमक को पावरफुल सिंबल क्यों समझा? तो इसका आंसर हम इस तरह से दे सकते हैं कि द मोस्ट सबसे ज्यादा जो स्टीलिंग यानी कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो इंपोर्टेंट डिमांड थी उस लेटर की वो थी एब्लोइज द साल्ट टैक्स, टैक्स को खत्म कर दिया जाए। क्योंकि साल्ट वाज, जो साल्ट था कंज्यूम, जो नमक था कंज्यूम किया जाता था बाय किसके द्वारा, रिच फैमिली द्वारा भी एंड पुअर फैमिली द्वारा भी, वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ द फूड, भोजन की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में इसे कंज्यूम किया जाता था अमीरों द्वारा भी और गरीबों द्वारा भी। जब टैक्स ऑन साल्ट, इस साल्ट के ऊपर, नमक के ऊपर टैक्स लगा देना और इसके प्रोडक्शन, नमक के उत्पादन के ऊपर मोनोपोली यानी कि एकाधिकार, मोनोपोली यानी कि एकाधिकार स्थापित कर लेना इसके प्रोडक्शन के ऊपर, किसके द्वारा स्थापित कर लेना, किसके द्वारा, हम कह सकते हैं अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेजों का एक ऑपरेसिव फेस था, ऑपरेसिव माने दमनकारी चेहरा था लोगों के सामने। अब इसके बाद कहता है कि साथ ही ये जो 11 डिमांड्स का जो लेटर भेजा गया था ये एक अल्टीमेटम का मतलब हुआ चेतावनी, एक चेतावनी थी किसके लिए, अंग्रेजी सरकार के लिए। क्या थी चेतावनी, इफ द डिमांड, अगर डिमांड नॉट फुलफिल का मतलब पूरी नहीं की गई बाय 11 मार्च, कब तक, 11 मार्च तक, ये कहता है लेटर में ये साफ साफ लिखा गया था, तब कांग्रेस लॉन्च कर देगी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मतलब हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन को कांग्रेस द्वारा लॉन्च कर दिया जाएगा। बट ये कहता है इरविन वाज अनविलिंग का मतलब क्या होता है, अनिच्छुक। लेकिन जो लॉर्ड इरविन था वो अनविलिंग था नेगोटिएशन का मतलब बातचीत करने में, किसी भी तरह की बातचीत करने में अनिच्छुक था, उसने इसे रिजेक्ट कर दिया। जैसे ही उसने रिजेक्ट किया सो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया अपना सबसे महत्वपूर्ण साल्ट मार्च यानी कि नमक यात्रा को उन्होंने शुरू किया। ये कहता है 12 मार्च को गांधी जी ने अपनी 12 मार्च को अपनी जो साल्ट मार्च था नमक यात्रा को शुरू किया, वो भी कहां पर, एक सी कोस्ट समुद्र तटीय मैदान गुजरात के जहां पर साबरमती आश्रम था, और ये यात्रा कहां समाप्त होनी थी, दांडी नामक स्थान पर। जैसे ही गांधी जी ने यात्रा शुरू की 78 वॉलंटियर का मतलब होता है स्वयंसेवी, ट्रस्टेड वॉलंटियर, गांधी जी के 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर उनके साथ चल पड़े। गांधी साबरमती आश्रम से दांडी तक का जो रास्ता था 240 मील्स का था, और गांधी जी 10 डेज यानी कि हर दिन, ये कहता है 10 डेज तक एक दिन में 24 मील पैदल चले। जहां पर भी ये कहता है गांधी जी रुकते थे 1000 ऑफ पीपल, जिसमें मैन भी थे, वुमेन भी थे, चिल्ड्रन भी थे, कम टू हियर, आ जाते थे महात्मा गांधी की स्पीच को सुनने के लिए। अंत में ये कहता है 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी नामक स्थान पर पहुंच गए। ये कहता है एक सेरेमनी माने एक समारोह का माहौल बन गया। उस समारोह के मोहल्ले में वॉलंटियर डालो, गांधी जी ने वॉलंटियर का मतलब उल्लंघन किया, नमक से, समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ डाला। अब हमारे पास एक क्वेश्चन पुट होता है। क्या क्वेश्चन पुट होता है? हमारे पास एक क्वेश्चन पुट होता है। वो क्वेश्चन क्या है? एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला, नॉन कोऑपरेशन, मतलब हम कह सकते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चला
यानी कि मूवमेंट, और हमारा एक चला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दोनों में अंतर था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या अंतर था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लोगों को कहा गया था उन्हें अंग्रेजी सरकार का सहयोग नहीं करना, उनके काम में हाथ नहीं बटाना, जबकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कहा गया था कि हमें क्या करना है, हमें लोगों के कानूनों का उल्लंघन करना है, उनके कानूनों को तोड़ना स्टार्ट करना है। इसलिए जैसे ही 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा, उसी के साथ सारे देश के अंदर ब्रेक कॉलोनियल रूल, यानी कि अंग्रेजों के जो कानून थे उन्हें तोड़ने का, यानी अंग्रेजों के कानूनों को तोड़ने का एक सिलसिला स्टार्ट हो गया। अंग्रेजों के कानूनों को तोड़ा जाने लगा। अब इसके बाद ये क्या कहता है कि ये सब कैसे हुआ? हजारों की संख्या में जो भारत के अलग अलग पार्ट थे उसमें सोल्ट मार्च यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी थी। वही काम जैसा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हुआ था, सिर्फ वही यहाँ पर होना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे मूवमेंट फैला, फॉरेन क्लोथ, विदेशी जो कपड़े थे उनका क्या किया जाने लगा? बायकॉटिंग, बहिष्कार किया जाने लगा। जो लिक्विड सोप्स थी, यानी कि जो शराबों की जो दुकानें थी, उनकी पिकेटिंग यानी कि घेराबंदी स्टार्ट कर दी गई। पीसेंट रिफ्यूज, किसानों ने एक बार फिर मना कर दिया पे रिवेन्यू कर देने से, और चौकीदारी टैक्स देने से उन्होंने मना कर दिया। विलेज ऑफिसर, गांव में जो सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने एक बार फिर रिजाइन दे दिया। और मैनी प्लेसेस, कई जगह पर जो फॉरेस्ट लॉ यानी कि जो कानून बना दिए गए थे जंगलों में कि कोई भी आदिवासी प्रवेश नहीं कर सकता बिना अंग्रेजी सरकार के परमिशन के, उनके अंदर एक बार फिर से उन कानूनों को यानी कि फॉरेस्ट लॉ को तोड़ा जाने लगा। ये कहता बड़ी चिंता पड़ गई। इससे किसको चिंता हुई? इंग्लिश गवर्नमेंट यानी कि अंग्रेजी गवर्नमेंट को एक चिंता हो गई और उसने क्या करना शुरू कर दिया? कांग्रेस के लीडर्स को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। ऐसा ही एक महान जो था एक कांग्रेस लीडर था जिसका नाम था अब्दुल गफ्फार खान। हम इनका नाम लिखेंगे गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन था। किसका था? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का सबसे मेन शिष्य था ये। और ये कहता है अप्रैल 1930 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका पूरी भीड़, जो पूरे आसपास के लोग थे, वो गुस्से में आ गए और पेशावर की गलियों में उन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह जब महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया तो महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका लोगों में जो गुस्सा था और ज्यादा भड़क उठा। गवर्नमेंट ने भी इसका उत्तर, भयभीत होकर गवर्नमेंट ने भी इसका उत्तर देना शुरू किया पीसफुली ढंग से। सत्याग्रह लोग कर रहे लोगों को भी, औरतों को भी, चिल्ड्रन को भी बीटन बुरी तरह से पीटा गया। और ये कहता है लाख यानी कि अबाउट लगभग 1 लाख के लगभग लोगों को अरेस्टेड कर लिया गया। जब महात्मा गांधी ने देखा कि हिंसा बढ़ती जा रही है तो उन्होंने डिसीजन लिया यानी कि इस आंदोलन को बंद करने का। और इसी के साथ एक समझौता हुआ जिसे कहते हैं इरविन गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन पैक्ट। अब क्वेश्चन ये पुट होता है आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाए कि ये कब हुआ था, तो हम इसका लिखेंगे 5 मार्च 1931 को। यानी कि 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच एक पैक्ट, एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। गांधी जी तैयार हो गए पार्टिसिपेट करने में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। पहली कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने मना कर दिया था जो कि लंदन में होनी थी, दूसरी भी लंदन में होनी थी। इसके लिए गांधी जी तैयार हो गए कि वो जरूर पार्टिसिपेट करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर में। अब इसके बाद क्या हुआ? 3 दिसंबर और बदले में गवर्नमेंट तैयार हो गई कि जितने भी सत्याग्रही नेताओं को, कांग्रेस नेताओं को पकड़ा गया है उन्हें रिहा कर दिया जाएगा।
अब बात आती है हमारी दिसंबर 1931 को, जब गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने पहुंचे, तो वहां पर जो बातचीत हुई उससे गांधी जी डिसअपॉइंटेड हो गए, निराश हो गए, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला और गांधी जी वापस आ गए। लेकिन जब गांधी जी वापस आए तो गांधी जी ने देखा कि अंग्रेजों ने फिर से अपना न्यू रिप्रेसिव यानी नया दबाव वाला कुचक्र चला रखा था, और अब्दुल गफ्फार खान और गांधी जी, ये कहता है अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं को, अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू जैसे जो नेताएं थे, उन लोगों को उन्होंने क्या कर रखा था, जेल में डाल रखा था। जिस कारण गांधी जी ने एक बार फिर निर्णय लिया कि वो एक बार फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करेंगे। लेकिन इस बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करना आसान काम नहीं था, फिर भी गहरी संदेह के बीच में गांधी जी ने इसे चलाने का निर्णय लिया। ये था हमने पढ़ा कि किस तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, किस तरह वो खत्म हुआ और किस तरह समझौता हुआ। आज हम एक टॉपिक पर और डिस्कस करना चाहेंगे कि इस मूवमेंट को किन लोगों ने किस तरह से देखना शुरू किया, इस मूवमेंट की सब लोगों के लिए क्या महत्व थी। अगर हम बात करें कंट्री साइड, किन लोगों ने इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया। अगर हम बात करें कंट्री साइड, अगर हम बात करते हैं कंट्री साइड का मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करते हैं गांव की, तो ये कहता है रीच पीसेंट कम्युनिटी, अमीर जो समुदाय थे जिसके अंदर कौन आते थे, पट्टेदार ऑफ गुजरात और जाट उत्तर प्रदेश से। यानी कि अगर हम बात करें कि कंट्री साइड में सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट में कौन से रीच किसान आए थे, तो हम बात कर सकते हैं गुजरात के पट्टेदार की, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आंसर दिया, और उत्तर प्रदेशों की, उत्तर प्रदेश में जाट की। ये कहता है वन एक्टिव, ये सबसे ज्यादा एक्टिव थे इस मूवमेंट के अंदर। ये कहता है भी क्योंकि ये जितने भी थे ये प्रोड्यूसर थे, उत्पादक थे कॉमर्शियल क्रॉप, यानी कि यहाँ पे वाणिज्यवादी फसलें उगाई जाती थी। दे वर वेरी हार्ड हिट, ये कहता है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी कठिनाई पैदा हो गई इन किसानों के लिए। कब? जब ये कहता है कि ट्रेड डिप्रेशन, व्यापार महामंदी में चला गया, फॉलिंग प्राइस, इनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की कीमतें गिरनी शुरू हो गई। देयर कैश इनकम, अब उनकी जो कैश इनकम जो उन्होंने बचा रखी थी वो भी डिसअपीयर माने गायब होनी शुरू हो गई, और उन्होंने पाया कि अब इट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव हो चुका है टू पे द गवर्नमेंट को पे देना, गवर्नमेंट को रेवेन्यू यानी कि गवर्नमेंट की जो कर की डिमांड थी उसे पूरा करना असंभव हो गया है। इसलिए इन लोगों ने गांधी जी का समर्थन करने का निर्णय लिया, और इस तरह जब 1930 में ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो इन लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अगर हम बात करें पुअर पीसेंट्री यानी कि गरीब किसानों की, गरीब किसानों ने इसमें पार्टिसिपेट तो लिया था, केवल नागपुर को छोड़कर गरीब के किसानों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं लिया। ऐसा क्यों था? इसका भी एक रीजन था। ये कहता है कि हम बात कर रहे हैं कि जो गरीब किसान थे उन्होंने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन किस कारण से किया? ये कहता है कि इनको कोई मीनिंग नहीं था, ये लगान जो रेवेन्यू थे ये रेवेन्यू कम हो ना हो इनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, बल्कि इनकी डिमांड जो थी मैनी बट स्मॉल टीसेंट। हम बात कर रहे हैं टीनेट का मतलब भी किसान होता है। कई जो छोटे किसान थे कल्टीवेटिंग लैंड, जो कल्टीवेटेड लैंड को जोतते थे, लेकिन कब जोतते थे वो लैंड को? जब वो अमीर किसानों से किराए पर भूमि लेते थे और उन्हें जोतते थे। लेकिन ये कहता है उनके लिए स्मॉल टीनेट, अब छोटे किसानों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था, डिफिकल्ट हो गया था टू पे देयर रेंट, अपने रेंट यानी कि अपने जो कर है उसको चुका पाना उनके लिए काफी मुश्किल हो गया था। इसलिए ये कहता है उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट करने का डिसीजन लिया। लेकिन ये कहता है ये जो उन्होंने डिसीजन लिया उस समय, क्योंकि कांग्रेस सरकार कांग्रेस जो लीडर्स थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट यानी कि उद्योगपतियों के काफी नजदीक थे, क्योंकि उद्योगपतियों से उन्हें सहायता मिलती रहती थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन से उन्हें बड़ा बेनिफिट होता था। इसलिए जो पुअर पीसेंट थे या फिर जो लैंड लॉर्ड थे, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, जाट के उत्तर प्रदेश के जो जाट थे और जो अमीर किसान थे, जमींदार थे, जो कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, और जो गरीब किसान थे उनकी लड़ाई और अमीर किसानों के साथ ही थी। अतः उन्हें लगा कि ये असेंसिव हो जाएगा
अतः उन्हें लगा कि इस तरह की प्रॉब्लम उनके सामने क्रिएट हो सकती है। अतः इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए उन्होंने इसे स्टार्ट करना शुरू किया। अतः काफी समय तक हम कह सकते हैं अप्रीहेंसिव, उन्हें लगा, अंग्रेजी सरकार को लगा कि एक उन्हें आशंका हुई कि एक तरह का रेसिंग इशू मुद्दा उठ सकता है अमीर और गरीबों को लेकर, इसलिए वो गरीबों को अपने साथ मिलाने में क्या रही, असफल रही, जिसका परिणाम क्या निकला, अमीर और गरीबों के बीच में, कांग्रेस और गरीबों के बीच में एक गहरी खाई बनती चली गई। अगर हम इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिजनेस वर्क यानी कि व्यापारी जो बिजनेसमैन थे उन्होंने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने इसलिए भाग लिया था क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो अंग्रेजी सरकार ने बिजनेसमैन की बड़ी सहायता की, जिस कारण बिजनेसमैन का जो ट्रेड था, व्यापार था, वो फलना शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ, अंग्रेजों ने जो पॉलिसियां अपनाई, वो भारतीय जो बिजनेसमैन थे उनकी प्रगति में, उनकी प्रोसेस में, उनकी प्रोग्रेस के अंदर बाधाएं बनकर आने लगी, जिस कारण उन्होंने उनका विरोध करना शुरू कर दिया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू हो गया। अगर इंडस्ट्रियल वर्कर से बात करें, इंडस्ट्रियल वर्कर यानी कि उद्योगपति वर्ग, उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की बात करें तो नागपुर को छोड़कर अन्य कहीं के भी मजदूर वर्ग ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि वो समझते थे कि कांग्रेस से जो लीडर है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योगपतियों के क्लोजर है, काफी निकट संबंध है, और वो जो थे, जो वर्कर्स थे काम करने वाले उनकी फैक्ट्रियों में, वो उनसे अपनी मजदूरी, अपनी रेंट को, अपनी जो वेजेस थी उसे बढ़ाने की डिमांड कर रहे थे, और कांग्रेस उनके साथ मिली हुई थी, किसके साथ, इंडस्ट्रीज के साथ। तो उन्हें लगता था कि अब यहाँ पर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस लीडर है वो तो इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योगपतियों का ही साथ देंगे। लेकिन हम कह सकते हैं कि फिर भी नागपुर में बहुत सारे थाउजेंड यानी कि हजारों की संख्या में जो वर्कर थे छोटा नागपुर के, इन टीन माइन, उन्होंने टीन की जो खाने थे उनमें गांधी जी की कैप पहनी और गांधी जी के नारे को आगे बढ़ाते हुए प्रोटेस्ट रैलियां निकाली और बायकॉट यानी कि बहिष्कार का जो एक प्रचार था वो करना शुरू कर दिया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस तरह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आगे बढ़ा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पहली बार औरतों ने पार्टिसिपेट किया। इससे पहले औरतें कभी भी अपने घर से बाहर निकलकर नहीं आई थी। ड्यूरिंग गांधी जी साल्ट मार्च, ये कहता जब गांधी जी ने साल्ट मार्च शुरू किया तो हजारों की संख्या में औरतें कम बाहर आई। जहां जहां गांधी जी रुके उनके विचारों को उन्होंने सुनना शुरू किया, पार्टिसिपेट, उन्होंने हिस्सा लेना शुरू किया। प्रोटेस्ट मार्च यानी कि विरोधी यात्रा के अंदर मैन्युफैक्चरिंग साल्ट, उन्होंने भी नमक बनाना शुरू किया, उन्होंने पिकेटिंग करनी शुरू की, फॉरेन क्लोथ, विदेशी कपड़ों की, लैट्यूर की, सोप की। कई औरतें तो यहाँ तक कि जेल में भी गई। अर्बन एरियाज के अंदर वुमेन वर हाई कास्ट फैमिली, शहरों के अंदर ऊंची कास्ट की जो औरतें थी उन्होंने भी आंदोलन में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। उन्होंने भी गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला, क्योंकि गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने, औरतों ने देखना शुरू किया कि सर्विस टू द नेशन, अगर वो देश की सेवा कर रही है तो वो स्केयर ड्यूटी, ये कहता एक पवित्र कर्तव्य था किसका, औरतों का। इसलिए इंक्रीज पब्लिक रोल, उन्होंने उनका पब्लिक यानी कि सार्वजनिक जगह पर आंदोलनों में रोल बढ़ गया। लेकिन फिर भी उन्हें वो पोजीशन नहीं मिल पाई जो वो चाहते थे। कांग्रेस ने अपनी सभा में कभी भी उन्हें एक ऊंची पोजीशन के ऊपर नहीं रखा। अभी भी कांग्रेस उन्हें ऊंची पोजीशन पर रखने के लिए हिचकिचा रही थी। इस प्रकार हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ा कि किस तरह शुरुआत हुआ, किस तरह फैला, किस तरह जमींदारों में फैला, किस तरह गरीब किसानों में फैला, किस तरह यह बिजनेसमैन में फैला, किस तरह मजदूरों के अंदर फैला, और अंत में औरतों ने इसके अंदर किस तरह से पार्टिसिपेट किया। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि क्या लिमिटेशन थी, क्या सीमाएं थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। थैंक यू। आई होप आपको मेरा ये वीडियो आएगा पसंद। अगर आपको इसमें कोई त्रुटि लगती है तो आप जरूर मुझे बताइएगा ताकि मैं उसे सुधार सकूं। थैंक यू।